नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अब के बार के चुनाव और सांसदों के शपथ ग्रहण से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण तक विपक्ष का नारा बना जय संविधान। ये एक बहुत पवित्र नारा है, लेकिन मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। पहली तस्वीर है आज राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तब की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान शुरू के आधे घंटे हंगामा करने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वैसे इस वॉकआउट पर विपक्ष की दलील ये है कि एक दिन पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री के गलत फैक्ट्स को काउंटर करने का मौका राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मिला, इसलिए बाहर चले गए। अरे भैया, आप बोल चुके थे। लोकसभा में आप भी पीएम के बयान को ऑथेंटिकेट करने की मांग कर सकते थे। आप कहते थे कौन सा बयान गलत है, ऑथेंटिकेशन की मांग वहां रखना जायज था, कर देते। राज्यसभा से वॉकआउट की जरूरत क्या थी? क्या मैसेज दे रहे हैं? खैर, उनकी मर्जी। दूसरी तस्वीर है लोकसभा की, और यहां कल लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा तो देश पहले ही देख चुका है, लेकिन आज सामने आई तस्वीर में साफ दिख रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों को हंगामा मचाने के लिए उकसा रहे थे, वेल में जाने को कह रहे थे, जबकि शुरुआत में ऐसा करने से शायद विपक्षी सांसद हिचक रहे थे, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है और वेल में आए सांसदों को कभी भी स्पीकर सस्पेंड कर सकता है। इसीलिए सांसद तैयार नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी चलो 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 चलो। इसी तस्वीर में राहुल गांधी के ऐसे संकेतों के बाद मानो सांसद गौरव गोगोई अन्य सांसदों का हाथ खींच खींच कर वेल तक ले गए। सवाल पब्लिक का है कि क्या लोकतंत्र का परंपराओं को ऐसा भंग करने का संविधान की रक्षा करने वाले का कोई इसमें जोड़ है? उधर प्रधानमंत्री ने लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का इतिहास याद दिलाया। यूपीए के दौर में प्रधानमंत्री की अथॉरिटी से ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और कैबिनेट में निर्णय को फाड़ने की राहुल गांधी की बातें याद दिलाई, और यह भी याद दिलाया कि सरकारें चलाने के लिए कांग्रेस ने कैसे कैसे सहयोगी दलों को जांच एजेंसियों का भय दिखाया था। प्रधानमंत्री 2024 के चुनावी आंकड़ों के जरिए भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस परजीवी है, जो सहयोगी दलों के वोट के आधार पर 99 के आंकड़े तक पहुंची है। मोदी को 1/3 प्रधानमंत्री बताने के तंज पर उनका जवाब भी आया कि अभी 2/3 यानी कि 20 साल का दौर बाकी है। सवाल पब्लिक का है कि 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में कौन भारी पड़ा? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी थर्ड टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार पाएंगे? राहुल गांधी ने संसद में कहा चिल्लाओ, तो खड़गे ने राज्यसभा में कहा भाग आओ मेरे साथ। क्या मोदी से ऐसे ही मुकाबला करेगा विपक्ष? यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा नैरेटिव संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का था, लेकिन लोकसभा से राज्यसभा तक बीते 3 दिनों में संसद में जो माहौल बना, विपक्ष की ओर जो कुछ कहा गया, नरेंद्र मोदी के जवाब में उन सब का फैक्ट चेक है। सुनिए राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस,
आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं लोगों के खिलाफ। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी, क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? ये ऐसे लोग हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं, और केरला में उनके शहजादे, उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री जो उनके गठबंधन के साथी है, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसका फैक्ट चेक मैंने भी किया, देखिए कैसे। केजरीवाल और सिसोदिया के मुंह से इनके बारे में एक शब्द नहीं सुना होगा। जब एक्साइज पॉलिसी और भ्रष्टाचार के बारे में पूछे तो वो दूसरी बातें करनी शुरू कर देते हैं। यह सरकार में यह पार्टी भ्रष्टाचार हटाने के नाम पे, स्वराज के नाम पर आई थी, और ये दोनों की दोनों चीजों में पूरी तरीके से विफल है। इसमें से आप साथ या खिलाफ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमने तो ये दिल्ली में तो पूरा शराब घोटाला कांग्रेस ने रेखांकित किया था, बीजेपी ने थोड़ी, या एलजी ने थोड़ी, या होम मिनिस्ट्री ने थोड़ी। दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी जब लोग बेदम होकर जिनकी जाने जा रही थी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार शराब नीति बना रही थी। So when Hemant Soren ji is in jail or Kejriwal is in jail, it should disturb me, it should hurt me. When you unleash your agencies on these political people, it is our job to defend them. अरे भाई, आपका काम है डिफेंड करना, तो भैया अपने नेताओं को क्यों खड़ा कर रहा था, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? अजय माकन, सुप्रिया श्रीनेट और संदीप दीक्षित क्या कह रहे थे कि शराब घोटाला हुआ है, और ये बीजेपी ने उजागर नहीं किया, ये कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया है। राहुल गांधी डिफेंड कर रहे हैं, किसको डिफेंड कर रहे हैं? ये फैक्ट चेक में दम है या नहीं, ये तो दर्शक तय करेंगे। और उधर आपने विपक्ष का ये आरोप कई बार सुना होगा, वॉशिंग मशीन भाजपा, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इस आरोप का भी फैक्ट चेक किया। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने 2013 का समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव का ये बयान पढ़ा। कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई और इनकम टैक्स का भय दिखाकर समर्थन लेती है। प्रधानमंत्री ने सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश कारात का भी 2013 का बयान पढ़ा। प्रकाश कारात ने कहा था, कांग्रेस ने सीबीआई का इस्तेमाल कर कई दलों से राजनीतिक सौदेबाजी की है। कोयला घोटाले की जांच पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को पिंजड़े का तोता बताने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी प्रधानमंत्री ने याद दिलाई। मैं आपको मुलायम सिंह जी का बयान भी सुना देती हूं, क्योंकि अब तो दोस्ती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। लेकिन तब क्या कहा था मुलायम जी ने, सुनिए। इससे कांग्रेस सरकार से लड़ना मामूली बात है। सरकार के 1000 हाथ होते हैं, जो कुछ भी कर देंगे, हमें जेल में भी डाल देंगे, मुकदमा भी डाल देंगे, सीबीआई भी लगा देंगे, सब कर देंगे। इससे कांग्रेस सरकार से लड़ना मामूली बात है। सरकार के 1000 हाथ होते हैं, जो कुछ भी कर देंगे, हमें जेल में भी डाल देंगे, मुकदमा भी डाल देंगे, सीबीआई भी लगा देंगे, सब कर देंगे। अब सुन लिया आपने मुलायम सिंह जी को। ये भैया भूल गए मुलायम सिंह जी को भी, स्थापना की थी समाजवादी पार्टी की। आज कांग्रेस को कुछ याद नहीं और समाजवादी पार्टी को भी कुछ याद नहीं। राज्यसभा की कार्रवाई के साथ ही पहला संसद सत्र आज समाप्त हो गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ 10 साल बाद जोरदार आक्रामकता जरूर दिखाई है, लेकिन जवाब नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पूरा 100% आया है। राज्यसभा में तो उन्होंने 1/3 पीएम कहने पर भी पलटवार किया। सुनिए ये बयान। कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को
मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, लोकसभा में हंगामे के लिए राहुल का उकसाना, राज्यसभा में खड़गे का वॉकआउट, क्या मोदी के विरोध में जय संविधान ऐसे होगा? आज डरो मत कहने वाली कांग्रेस ने क्या सीबीआई का डर दिखाकर यूपीए सरकार चलाई थी? राहुल गांधी जवाब देंगे? 1/3 प्रधानमंत्री का जवाब, अभी 2/3 बाकी है। मोदी ने क्या विपक्ष के हौसले की हवा निकाल दी? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, विवेक साइलस प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के नेता लोकेश जिंदल जी को। और लोकेश जिंदल जी, सवाल बड़ा सीधा है, जब आपको सुनना नहीं है तो सवाल खड़ा क्यों करते हैं? ना लोकसभा में सुना, ना राज्यसभा में। लोकसभा में तो तस्वीरों में दिख रहा है राहुल गांधी कह रहे हैं जाओ, और सांसद डर रहे हैं, रूल्स के खिलाफ है, उन्हें कह रहे हैं नहीं नहीं जाओ जाओ, रूल तोड़ो, फिर जाकर बाहर संविधान की दुहाई देंगे, माहौल तो बनाओ कम से कम, बाहर रोएंगे अंदर रूल तोड़ेंगे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत आदर करती हूं मैं उनका, बहुत एक्सपीरियंस है उनको, लेकिन क्या किया? वहां पर उकसाओ, यहां पर चलो चलो बाहर चले जाओ, फिर बाहर जाके भाषण देंगे। अंदर का काम तो हमें करना नहीं है, तो संविधान भैया कैसे बचेगा? लोकतंत्र कैसे बचेगा? कांग्रेस की कौन सी राजनीति है और कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो देश चलाना चाहते हैं? नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है डरो मत। ये जो पिछले 10 साल से डर बैठा रखा है ना सांसदों में, मंत्रियों में, अधिकारियों में, इस डर को हटाने के लिए राहुल गांधी जी ने कहा, सांसदों से कहा, उतरो वेल में उतरो, पूछो मणिपुर में न्याय कब मिलेगा। विपक्ष मजबूत हो चुका है, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, वॉकआउट करना भी एक एक्सप्रेशन है। और अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर जवाब नहीं दे रहे तो विपक्ष उस पूरी डिबेट को निरर्थक मानता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। नाविका जी, कल के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने शोले पिक्चर के बारे में कहा। उन्होंने कहा उनको याद आता है जब एक मौसी के पास जाते हैं और मतलब हेमा मालिनी का हाथ मांगने अमिताभ बच्चन जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो आचरण रहा उससे शोले पिक्चर के सुरमा भोपाली की याद आती है। भोपाली होते हैं, बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे होते हैं कि हमने तो जय और वीरू को यूं दबोचा, अब की बार तो 400 पार। जैसे ही यथार्थ में जय वीरू समक्ष आते हैं, वो कहते हैं अरे खामों का हमसे झूठ बुलवाते हो, हमें जो है हमें जय वीरू के बारे में उल्टा सीधा बुलवाते हो। ऐसी कुछ परिस्थिति भाजपा की हुई। चुनाव के पहले भाजपा एक सुरमा भोपाली की तरह थी, बड़े बड़ी ढींगे हाँक रही थी, लेकिन चुनाव के बाद में बात करती है संविधान की, कहते कि भाई तुम हमसे झूठ बुलवाते हो, हमने झूठ नहीं कहा, उल्टे झूठे तुम खुद हो। परिस्थिति ऐसी है नाविका जी कि सरकार को अब मुद्दों पर बात करनी होगी। ये जो मोशन है इसे राजनीतिक स्पीच नहीं,
मुद्दों पर तय करना होगा, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। लोकेश जिंदल जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को च्यवनप्राश की जरूरत है। दम ही नहीं है आपके ऑपोजिशन में। अरे दम से कुछ लीजिए। सरकार अगर कुछ गलत कह रही है तो फैक्ट लेकर आइए, वहां पर ऑथेंटिकेशन की मांग कीजिए, उस पर प्रिविलेज मूव कीजिए। कुछ नहीं, कहते हैं डरो मत, और बस डरे और भागकर चले गए। सुधांशु त्रिवेदी, ये तो पहला सत्र था, क्या ये आगाज है और अंजाम 5 साल यही होगा? आप आएंगे, ये सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे, जवाब सुनने के समय सब बाहर चले जाएंगे और संविधान को बचाने की बात करेंगे। देखिए, लोकेश जी ने भी बात कही, तो पहले मैं थोड़ा लाइटर नोट पे बात कहता हूं। जो इन्होंने सुरमा भोपाली की बात कही, तो ये स्थिति तो लगता है राहुल गांधी की हुई थी 2019 के चुनाव में, जब उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, और बहुत जोर जोर से बोला था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सामने आया तो कहने लगा, अरे हाँ मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम तो किनारे आ जाओ मियाँ, ऐसी कोई बात थोड़ी थी। और मजे की बात ये, वो जय गुरु आए किस लिए थे? वो अपना पैसा लेने आए थे। तो हो सकता है बहुत से लोग उनके जमाने में जो गए होंगे, जिनको पैसा वैसा दिया होगा, वो भ्रष्टाचार के आरोपों वाले में वो लोग आए होंगे। तो लगता है स्थिति वो आपकी ज्यादा उचित नजर आती है, उसके साथ जो आपने सामंजस्य बनाने का प्रयास किया। अब मैं एक गंभीर बात कहने का प्रयास करता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और अब वो 55वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, तो ये बचपने की जो है हरकतें उन्हें छोड़ देनी चाहिए। आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एकदम झूठ नहीं बोल सकते। आप ये बोल रहे हैं कोई एमएसपी नहीं दी गई। अरे भाई, कृषि मंत्री ने खड़े होकर कहा 2.5 गुनी एमएसपी बढ़ी है, और अभी पिछली ही कैबिनेट में एमएसपी की एक और किस्त बढ़ी है। तो कोई फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एकदम झूठ कैसे बोल सकता है? फिर उन्होंने कहा कि अग्निवीर को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। रक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिला, और उनकी परिवार की बाइट तक अवेलेबल है। तो आप अगर फ्लोर का उपयोग इस प्रकार के झूठ और प्रपंच को फैलाने में करेंगे, इसीलिए आपको नोटिस मिला, तो ये गंभीर आचरण नहीं हो। फिर आप बताइए, भगवानों की फोटो लेके चले आए। अब आप शंकर जी को दिखा रहे हैं, गुरु नानक देव को दिखा रहे हैं, और वो बिल्कुल असम्मानजनक तरीके से, जिसके ऊपर स्पीकर ने कहा, अच्छा चलिए वो भी हमने बात मान ली। आप करें अभय मुद्रा, अभय मुद्रा, ये इस्लाम में अभय मुद्रा कहां से दिख गई भाई? उसमें तो कोई चित्र नहीं होता है। कहां से इल्हाम हो गया, इल्म हो गया कि फजल हो गया ऊपर से? कोई उलेमा इकराम बताए कि इस्लाम ने अभय मुद्रा, वैसे किसी उलेमा ने अभी तक आपत्ति नहीं की है। अगर हमारे किसी नेता ने बोल दिया होता तो फतवा अथवा जारी हो गया था, सरतन से जुदा वगैरह हो गया होता, मगर इस्लाम में अभय मुद्रा कहने पर भी कुछ नहीं। चलो, आपने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कि भगवान में आपकी आस्थाएं व्यक्त कर रहे थे, इसी फ्लोर पे खड़े होकर आपने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। कोई जाके चेक कर ले, राहुल गांधी ने सॉलेमली अफर्म कहा है, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है, सत्यनिष्ठा की शपथ ली है। आपका अधिकार है, पर अगर शपथ ईश्वर के नाम की नहीं है, फिर उसी फ्लोर पे खड़े होकर करें मैं ईश्वर का बड़ा भारी भक्त हूं, यह लगता है कि आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। और 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ ली थी राहुल गांधी ने, और हिंदी में ली थी। 2024 में सॉलेमली अफर्म किया है अंग्रेजी में, और फिर आके सदन के पटल पे भगवानों की फोटो दिखा रहे हैं असम्मानजनक तरीके से, और बचाव का ये तरीका लगा रहे हैं कि साहब हम तो बहुत बड़े ईश्वर के भक्त हैं। इसलिए ये जो आपका अमर्यादित आचरण है, इसी को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जिन लोगों ने पहले सदन में ऐसी हरकतें की कि जाके प्रधानमंत्री जी के गले पड़े, फिर आंखों से क्या इशारा किया, जिन पे यह आरोप लगे कि उन्होंने हाउस के अंदर खड़े होकर फ्लाइंग किस जैसी हरकतें की, अब उसे विराट बुद्धि कहा जाए या बाल बुद्धि कहा जाए। और अभी जो आपके में बताया गया वो बिल्कुल सही बात है। देखिए साहब, चुनाव के परिणाम आ गए, आपको बड़ा दायित्व दिया है, बड़ी संख्या आई तो बड़ा दायित्व है। आप उस पद पर हैं जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, सुषमा जी और जेटली जी रहे हैं। क्या हमारे किसी नेता प्रतिपक्ष का आपको ऐसा दृश्य दिखा सकते हैं जैसे खड़गे जी बेल में चले गए, जो कह रहा हो अपने लोगों से उकसा रहा हो, चलो चलो? इनके फ्लोर लीडर्स ने खड़े होकर सिर्फ तख्तियां नहीं दिखाई हैं। क्या हमारे किसी नेता प्रतिपक्षी को ऐसी फोटो है जिसमें इस ढंग से भगवानों की फोटो दिखा रहे हो? और इनके फ्लोर लीडर्स ने टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किए हैं, इनके फ्लोर लीडर्स ने माइक उखाड़ के फेंके हैं। इसलिए अंतर क्या है? सदन के पटल पे बोलने में समस्या। और जिस विषय के लिए नारा लगा रहे थे, ये बताइए, ये लोकसभा में मणिपुर पे नारा लगा रहे थे, 21 घंटे का समय दिया गया था। 21 घंटे। कितने मिनट बोले हैं मणिपुर पे? कितने मिनट बोले हैं नीट पे? मैं जानना चाहता हूं। जब बोलने का मौका आया सदन के पटल पर तो नहीं बोलना है और केवल बवाल करना है और फिर बाहर आकर वितंडावाद करना है।
इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत व्यवस्थित तरीके से सारी बातों के सारे उत्तर जाकर उन्होंने दिए हैं और इस कारण से ये एक्सपोज होते चले जा रहे हैं शुरुआती दौर में। मैं विवेक साइलस जी आपसे पूछना चाहती हूं जी, विपक्ष है, विपक्ष को सवाल उठाना, घेरना अब सरकार को, ये सब विपक्ष के अपने कार्य क्षेत्र में भी है और आपका हक भी है, कोई इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन ये जो संसद है ये कॉलेज की कैंटीन नहीं है। अरे भाई उठो, अरे भाई चिल्लाओ, अरे भाई हाथ खींच के ले जाओ वेल के अंदर। एक तो ये नजारे, दूसरे आपने सवाल उठाया, जब सवाल पर जवाब मणिपुर पर आया कौन था जवाब सुनने के लिए? और मैं अब आपसे पूछना चाहती हूं, जो आज प्रधानमंत्री ने बेनकाब किया, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि सीबीआई और तमाम एजेंसियां, इनकम टैक्स कांग्रेस इस्तेमाल करती है, सबको डराती है, जेल में डाल देती है। तब तो आपको संविधान का ख्याल नहीं आया था। आज हर जगह जाकर संविधान बचाओ, तब तो लोकतंत्र नहीं मर रहा था, वो तानाशाही नहीं थी। आज उन्हीं के साथ आप बैठे हुए हैं। ये आपका दोहरा मापदंड नहीं है। आज ये सवाल जनता आपसे पूछेगी। जीत गए आप, 37 सीट लाए, बहुत बधाई आपको, लेकिन 37 सीट से सरकारें नहीं बना करती, ना 99 सीट से बना करती हैं। और बार बार ये कहना कि अरे भाई जेडीयू की बैसाखी है, टीडीपी की बैसाखी है, तो आपकी कितनी बैसाखियां हैं? उनके पास तो 2 हैं, आपके पास कितनी बैसाखियां हैं? और इतनी सारी बैसाखियां लेने के बाद भी आपका नंबर है कितना? 234। जब जनादेश मिला है तो जनादेश को रिस्पेक्ट करने में विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? देखिए नाविका जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। एक बात आपने बिल्कुल सही कही शुरू में कि दर्शक जो हैं वही तय करेंगे और उनको तय भी करना चाहिए। आज सीधा सवाल यह है कि 23 दिन हो गए हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तीसरी सरकार को, एनडीए की सरकार को। 23 दिन में हमने क्या देखा नाविका जी? सबसे पहले हमने देखा किस तरह से श्रद्धालुओं को जम्मू में आतंकवादियों ने भून दिया, किस तरह से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, किस तरह से एयरपोर्ट की छतें गिरी, किस तरह से अटल सेतु फटा, किस तरह से आज बिहार में लगातार पुल पे पुल गिरते जा रहे हैं। ये सब हमने देखा। तो देखिए, और माननीय प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे वहां पर? ना कुछ कहने को था, ना कुछ सुनने को था। वही पुरानी घिसी पिटी बातें कि कांग्रेस की कितनी सीटें आई, कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है, कांग्रेस कितनी लेकर आ रही है, कितनी लेकर नहीं आ रही है। आपने भीमराव अम्बेडकर जी की चर्चा की, प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी की चर्चा की, सीताराम येचुरी की, सीताराम केसरी जी की चर्चा की, और आपने बाबू जगजीवन राम की चर्चा की। इससे क्या मतलब हुआ? आपको जो वोट दिया है युवाओं ने, आपको वोट दिया है किसानों ने, महिलाओं ने, आपको वोट दिया है दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने, उसकी बात आप कब करेंगे? बिल्कुल सही बात है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा आपने कहा कांग्रेस ने किस तरह की सरकार चलाई, किस तरह से सीबी और ईडी का प्रयोग किया, आज पूरा देश जानता है। इस सबसे कुछ नहीं होने वाला कि सीबीआई और ईडी का प्रयोग कौन कर रहा है और किस तरह से कर रहा है और कितने भ्रष्टाचारी बताने वाले नरेंद्र मोदी जी आज कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी में अपनी गोद में बैठाए हुए हैं। ये अब इसकी चर्चा बेकार है, क्योंकि देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जान चुकी है। आप किस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, किस तरह से युवाओं की समस्या है, बॉर्डर की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, उसमें आप बात नहीं करना चाहते। आप बात क्या करते हैं? शोले की फिल्म की मौसी। अरे शोले की फिल्म की मौसी की आप बात करके में क्या दिखाना चाह रहे हैं देश की जनता को? देश की जनता ने मोदी जी के भाषण को अच्छी तरह सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। यहां तक कि लोकसभा में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सोते हुए, उबासी, अंगड़ाई लेते हुए नजर आए। उस भाषण में कोई दम नहीं था, वो सिर्फ एक मिमिक्री थी और सिर्फ एक कॉमेडी शो के साथ था और कुछ भी नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। वैसे शायद सब प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि आपको मिमिक्री अच्छी लगती है, क्योंकि पिछले सत्र में जगदीप धनखड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन भी है राज्यसभा की, उनकी मिमिक्री कैसे हो रही थी और वीडियो कैसे बन रहे थे, देश ने वो लोकसभा के बाहर था। ये मिमिक्री लोकसभा के अंदर थी। बहुत फर्क है ना। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, तो विवेक साइलस जी, इस बार उन्हीं कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के अंदर मिमिक्री की है, ऐसे करके बोला है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदय,
जो आपने बातें कही, आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना। 2.25 घंटे में 1.25 घंटे उन्होंने विकास और इन मुद्दों की जवाब दिए हैं और 15-20 मिनट में वो सारी बातें बोली हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने 21 घंटे में कितना घंटे बोला इस पे? जवाब देके जाइएगा। बिल्कुल। मणिपुर पे कितने मिनट बोला है और नीट पे कितने मिनट बोला है? नहीं बोला है, 5% भी नहीं बोला। मणिपुर की जिम्मेदारी हमारी है कि बात यह है कि उन्होंने सारा बवाल मणिपुर की जिम्मेदारी हमारी है। 267 वहां जो कत्लेआम मचा हुआ है, जो अराजकता फैली हुई है, जो आप उसकी जिम्मेदारी हमारी है। मौके पर लोकसभा में क्या हुआ, क्या जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं है, आपके पास तो जिम्मेदारी दी नहीं जनता ने, लेकिन आपने मुद्दे भी नहीं उठाए। आपने कौन से एक्सीडेंट का मुद्दा उठाया? आपने कौन से हाथरस का मुद्दा उठाया? आपने कौन सा एयरपोर्ट की छत गिरने का मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में? आज जवाब दीजिए। क्या बोला जो आज आप टीवी डिबेट में बोल रहे हैं, तो आपने बोला ही नहीं वहां। आपने और एक और बात कह दूं, प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस से बोला मुलायम सिंह जी सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। साइलेंस ही बताइए, मुलायम सिंह जी ने सच बोला था कि नहीं? देखिए, कांग्रेस सीबीआई से डराकर समर्थन लेती है। देखिए मुलायम सिंह जी सच बोल रहे थे कि झूठ? देखिए सुधांशु जी, बहुत सम्मान से आपको कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को आप लोगों ने हर चुनाव में पानी पी के बहुत गालियां दी हैं, अयोध्या को लेके और बच्चों के बयान को लेके आपने बहुत दी हैं। लेकिन वही मुलायम सिंह जी को आपने पद्म विभूषण दिया है, ये मत भूलिए। ये आपका दोहरा चरित्र बिल्कुल साफ साफ उजागर करता है, ये प्रमाणित करता है कि आपका चरित्र जो है वो दोगला है। तो आपने वो पद्म विभूषण लिया कि नहीं लिया? वापस कर दिया? नहीं, अरे सुनिए सुधांशु, मरो उपरांत बिल्कुल लेने गए थे। आप बात करते हैं कांग्रेस को तोता कहा। अरे आप क्या कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है सुधांशु जी कि आप बैठ के क्या कर रहे हैं। सुनिए विवेक जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। विवेक जी अब सुन लीजिए, हमने सिर्फ मुलायम सिंह जी को पद्म भूषण नहीं दिया है, हमने एससी जमीर कांग्रेस के नेता उनको भी दिया है, हमने तरुण गोगोई कांग्रेस के नेता उनको भी दिया है। और सुनिए जनाब, कर्पूरी ठाकुर जी हमारी पार्टी के नहीं तो उनको भी भारत रत्न दिया है, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया है, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया है, और मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के नेता थे उनको भारत रत्न दिया है। और आप जिनके साथ बैठे हैं ना, वो जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया है और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया है। और हमारे दिए पद्म अवार्ड को बाकायदा आपने जाके स्वीकार किया, तो ये तो हमारी उदारता है। और हमने सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई, और मैं भूल गया कि उनके जमाने में संसद प्रतिबंध लगा था सरदार पटेल की, मगर आज तक कांग्रेस का कोई नेता सरदार पटेल की उस मूर्ति को नहीं दिया है, क्योंकि अपने नेता की सबसे ऊंची मूर्ति पर भी उदारता नहीं है। पर सवाल का जवाब नहीं दिया मेरे भाई। मुलायम सिंह जी ने सच बोला था या झूठ? कमाल है, हमने तो बता दिया, लेकिन मैं हमने एक जो किया सच बता दिया। देखिए विवेक सालेस के मुंह से नहीं निकल रहा है कि मुलायम सिंह जी सच बोल रहे थे, ये सम्मान है इनका। मेरी भी बात मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब न बोलने का मतलब मुलायम सिंह जी नाविका जी ने कहा कि कांग्रेस ने किस तरह सरकार चलाई, कांग्रेस ने किस तरह सरकार चलाई वो महत्वपूर्ण नहीं है, एनडीए किस तरह से सरकार चला रही वो महत्वपूर्ण है। कि आज एनडीए किसानों के लिए क्या कर रही है, बेरोजगारों के लिए क्या कर रही है, महंगाई में क्या कर रही है, महिलाओं के लिए क्या कर रही है, भ्रष्टाचार वही बता दीजिए। लगातार आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तैयार, यहाँ तक कि जो मुद्दे आपने पार्लियामेंट में उठाए नहीं और जवाब सुनने से आप डर गए, भाग गए या शोर मचाते रहे और अपनी वाहवाही कर रहे हैं आज टेलीविजन स्टूडियो के डिबेट में। और सुहेल सेठ जी, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, क्या प्रधानमंत्री ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया था? क्या दोनों मिलकर स्पीकर को अपनी कुर्सी तक नहीं लेकर गए थे? क्या प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कहा कि हम दोबारा चुनकर आए हैं, पूरा अपना कैबिनेट इंट्रोड्यूस किया और बोला कि साथ मिलकर काम करें? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर उन्होंने जो कहा, एक तरफ बात है कि राजनीति होती है, लेकिन क्या विपक्ष इस वक्त भी कैंपेन मोड में, अभी भी चुनाव में है? क्योंकि बार बार कहना, अरे आपकी तो मॉरल विक्ट्री है ही नहीं, आपकी तो मॉरल डिफीट हो चुकी है, आप 303 से 240 पर आ गए, लेकिन फिर बाकी दूसरी तरफ वो तो 272 के आसपास नहीं है, जो सबसे बड़ी पार्टी है 99 पे खड़ी है। ये सच्चाई क्यों भूल जाते हैं? और संविधान
बचाने की जो जद्दोजहद है उसमें संविधान के सारे रूल, नियम, कायदे तोड़कर देश को क्या दिखा रहे हैं? पहली बात तो लोकेश जिंदल ने आज ये स्थापित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन के लिए ये संसद नहीं अखाड़ा है, क्योंकि आप अखाड़े में अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि हाँ भाई देखो क्या कर लोगे, जाओ वेल में घूमो, ये वो। ये कोई प्राइड की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही घटिया किस्म का व्यवहार है और ये देश देखेगी। देखिए, एक बात है कि अगर आपको संसद चलानी है तो आप ये तय कर लीजिए कि आप सांसद हो या कुश्ती के एक चैंपियन हो, क्योंकि कुश्ती का चैंपियन फिर आप संसद नहीं चला पाएंगे और संसद में आपकी जगह है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, मणिपुर का मुद्दा बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक नहीं उठा, पर जब उठा तब आपने वॉकआउट किया। तो मैं समझता हूं कि आप ऑपोजिशन को छोड़िए, जो देश की जनता है वो क्या समझेगी। वो अब जान चुकी है कि आपको मुद्दों से कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, आप चाहते ही नहीं कि ये संसद चले। जो व्यवहार कल और आज देखने को आया है उससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसमें राहुल गांधी और खड़गे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये संसद चले, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट डेमोक्रेसी में था जितना वो ढिंढोरा पीटते थे तो आज संसद चलती, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी के नहीं है, लोकेश के नहीं है, नाविका कुमार के नहीं है, हमारे सबके प्रधानमंत्री है और लीडर ऑफ द हाउस है। वही हाउस जिसकी गरिमा के बारे में बहुत चर्चा करती थी कांग्रेस, वही संसद जिसके लिए आपने संविधान का नारा उठाया। कौन से संविधान की बात कर रहे हैं आप? आपको संविधान में कोई विश्वास ही नहीं है। आपको विश्वास है, जो मैं कहता हूं, ये जो घटियापन है, जो गुंडागर्दी का टाइप एटीट्यूड है, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कांग्रेस करती है, ये नहीं और वो नहीं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी संसद में ये करे उसे संसद में रहने का कोई हक नहीं। और अगर संसद में आप रहेंगे तो आप संसद के तौर तरीकों से चलिए, ये नहीं कि आप संसद में जाएंगे। आपने अखिलेश यादव को ऐसे बिहेव करते देखा था? नहीं। आपने शरद पवार को देखा ऐसे बिहेव करते? नहीं। आपने सुप्रिया सुले को देखा ऐसे बिहेव करते? नहीं। शशि थरूर भी ऐसे नहीं बिहेव करते। मैं समझता, लोकेश, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, तुम जरा इंटरप्ट मत करो। ये तहजीब जो आपने पार्लियामेंट में नहीं रखी, कम से कम टीवी डिबेट्स में तो रखो। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कांग्रेस का जो इन्होंने माहौल क्रिएट किया, नाविका, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इनको किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। ये सिर्फ परिवार को रिस्पेक्ट करते हैं, ये सिर्फ अपने पावर को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये संसद को रिस्पेक्ट करते और अगर ये देश को रिस्पेक्ट करते, ये संसद को रिस्पेक्ट करते। आज इन्होंने संसद की तौहीन नहीं की। ये सबसे गलत बात, नाविका, ये है कि आप समझते हैं कि इन्होंने संसद की तौहीन की। इन्होंने संसद की तौहीन नहीं की, इन्होंने देश की तौहीन की है, इन्होंने संविधान की तौहीन की है, क्योंकि इनमें वो रिस्पेक्ट है ही नहीं। बड़ों से कैसे बात करनी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सरकार की जिम्मेदारी है संसद चलाना, लेकिन एलओपी की भी कोई जिम्मेदारी होती है। आप लोगों को उकसाने के लिए नहीं बैठे वहां पर। केवल कांग्रेस की निंदा, केवल और केवल कांग्रेस। और आपने क्या किया? आपने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को तो मॉरल राइट भी नहीं है। आप क्या तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री की? कमाल है भाई, कमाल है भाई लोकेश जी। लेकिन मैं आशुतोष जी को लाना चाहती हूँ, क्योंकि आशुतोष जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और मैं कहूंगी आशुतोष जी, सवाल तो मैं पूछ रही हूं, अनम्यूट कर लीजिए, कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज सरकार की तरफ से जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तो उस हर मुद्दे पर बोले जिस मुद्दे का ऑपोजिशन कई बार सवाल उठाकर कई बार सरकार को घेरने की कोशिश करती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नीट एग्जाम्स हो, चाहे वो तमाम चीजें, एमएसपी हो, किसानों के लिए हो, नौकरियां हो, तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री ने बोला। अग्निवीर पर भी जवाब दिया उन्होंने लोकसभा में। लेकिन एक मुद्दा जो प्रधानमंत्री ने उठाया, और मैं इस पर आपकी राय जानना चाहती हूं, ये दलितों की जो हितैषी बनी हुई है विपक्ष,
प्रधानमंत्री ने खास करके कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा। उपराष्ट्रपति चुनाव जब 2002 में हुआ था तो सुशील कुमार शिंदे को खड़ा कर दिया, पता था हारना है लेकिन खड़ा कर दिया उनको। और राष्ट्रपति चुनाव होना था जब 2017 में तो मीरा कुमार को आगे कर दिया। 2024 में जब स्पीकर की बात आई तो के सुरेश को आगे कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या दलित सिर्फ एक मोहरा है? आप दिखाना चाहते हैं दलित और आपने उनको सामने कर दिया और नंबर भी दिया। उत्तर प्रदेश में 17 दलित सीट्स हैं, बीजेपी को 8 मिली, कांग्रेस को 1 मिली और समाजवादी पार्टी को 7। तो कांग्रेस कहां से इतनी हिमायती हो गई? और ये जो बार बार दावे किए जाते हैं, ये बात तो सच है ना कि मुलायम सिंह यादव ने जो कहा, अब दोहरे मापदंड की बात करें तो दोनों तरफ लगने चाहिए ना कि एक ही तरफ? मुझे लगता है कि आज सुधांशु जी ने ठीक से होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क किया होता तो शायद बोलते नहीं मुलायम सिंह के बारे में। कार सेवक, उनके परिवार वालों से पूछिए जिनके लोगों को गोली लगी थी, जो मरे थे, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरयू खून से लाल हो गई है। तो अगर सरयू खून से लाल करने वाले व्यक्ति को अगर आप पद्म विभूषण के योग्य मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो सरयू और कार सेवक को गोली चली थी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा किया था, झूठ बोला था। इसका जवाब तो सुधांशु जी को देना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं यहां पे। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जय संविधान के ट्रैप में आ चुकी है, क्योंकि ये विपक्ष के पक्ष में है। जितना ज्यादा संविधान के मसले पर बातचीत हो उतना ही यह मसला लोगों के बीच में रेजोनेट करेगा और सरकार के हर कदम की परीक्षा जनता करेगी कि क्या यह संविधान के साथ खड़े हैं। संविधान, जब ईडी किसी पर हमला करेगी तब आदमी इस बारे में चर्चा करेगा, जब सीबीआई करेगी तब चर्चा करेगा, जब राज्यसभा के अंदर जब विपक्ष को नहीं बोल लिया दिया जाएगा तब इस बारे में जनता चर्चा करेगी, जब लोकसभा के अंदर विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा तब चर्चा करेगी। और जब खड़गे साहब वॉकआउट करेंगे तो लोगों के मन में संदेह होगा कि आखिर विपक्ष को क्यों नहीं बोलने दिया जाता। मुझे इस बारे में कोई हैरानी नहीं कि 10 साल के बाद भी आज चर्चा इसी पर है कि विपक्ष में ही सारी गलतियां हैं। अरे सरकार से कभी कभी सवाल पूछ लेना चाहिए हम लोगों को। हम लोग शायद उस बात को भूल गए, हम सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते। कोई बात नहीं। जहां तक बाल बुद्धि की बात है, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई इस बात को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं। इस देश में रामलला की पूजा होती है, इस देश में भगवान श्री कृष्ण के बाल सुलभ जो चंचलता है उसकी पूजा होती है, और बाल बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने ही अपना विश्व रूप मां यशोदा को दिखाया था। तो पता नहीं वो बाल बुद्धि के माध्यम से वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे या उनका अपमान कर रहे थे, क्योंकि बालपन तो किसी के साथ भी हो सकता है और बाल बुद्धि तो मासूमियत होती है, निर्दोष होता है वो। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी चुनाव में गहरी हार के बाद से कहीं ना कहीं गलत सलाहकारों से जो घिर गए हैं और उनको गलत चीजें कहलवाई जा रही उनसे। सुधांशु जी। भाई आशुतोष जी को कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। हमसे कह रहे होमवर्क करके नहीं आए, खुद तो देखे कि नहीं आए। भैया अपोजिशन लीडर को पूरा बोलने दिया गया, प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया। मतलब चश्मा हटाइए सर। हकीकत यह है कि अपोजिशन में बाकायदा 1.5 घंटा जलवाए जलाल से बोले, अनाप शनाप बोले, राहुल गांधी सबने सुना, खड़गे जी बोले सबने सुना। प्रधानमंत्री जी के बोलने के दौरान पूरी तरह नारेबाजी होती रही। राज्यसभा में प्रस्ताव मैंने रखा था, पूरे टाइम नारेबाजी होती रही और मुझे उस शोर शराबे में बोलना पड़ा। इतना तो कम से कम जानकारी ले लीजिए। और आप ये कह रहे हैं कि बाल बुद्धि और बाल उस पे, साहब अब हम आपकी बुद्धि पे क्या कहें। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो बाल स्वरूप में अपने को विराट स्वरूप दिखाया था, उसमें आपको बाल बुद्धि का बचाव नजर आ रहा है, तो मैं आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं। जिनके लिए कहा गया था कि जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हैं, वो जो हैं यशोदा जी के गर्भ में आ गए, तो और उनके बारे में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप में, गजब है साहब। राहुल गांधी के बचाव में किस सीमा तक। अरे महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लोकेश जिंदल नहीं गए जितना आप जाके उनको डिफेंड। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बुद्धि विलास के लिए करिए सर, इन लोगों की चीजों को डिफेंड करने के लिए नहीं। और मैं तो कहना चाहता हूं,
आपने तो हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया। मुलायम सिंह जी को तो हमारी सरकार ने दिया। मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तल उर्विशाल, पर उन्होंने लिया। और ये बताइए, कांग्रेस ने अपने परिवार के अलावा किसी अपने कांग्रेस के नेता को दिया हो तो बताइए। बाहर को तो छोड़ दीजिए, मैंने मोदी जी के आधा दर्जन दिया है, आधा दर्जन गैर कांग्रेस के नेताओं को बताइए। सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया, सरदार पटेल को नहीं दिया, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिया। और आज उन्होंने यह भी याद दिलाया, और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी ने भी बोला था, बाबा साहब अंबेडकर अपना पहला चुनाव 1952 में नॉर्थ मुंबई से 14,000 वोटों से हारे और 78,000 वोट कैंसिल किए गए। दर्शक सुने, 14,000 वोटों से हारे, 78,000 कैंसिल किए गए। और जयप्रकाश नारायण ने भी कहा कि मुझे इस चुनाव पे शक है, और बाबा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस चुनाव के खिलाफ जाके कोर्ट में रिट दायर की। चुनावी धांधली का वो पहला केस था, और उन्होंने बाकायदा यह कहा है कि इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए थे। ये बाबा साहब की ऑफिशियल जो बायोग्राफी है धनंजय कीर के द्वारा लिखी गई, बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित्र, उन धनंजय कीर को जिनको 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पद्म भूषण दिया था, उसमें लिखा है महोदय। और इसके अतिरिक्त उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया है तो उनके बाद उनको सदन में अपना इस्तीफा बोलने नहीं दिया गया। जयराम रमेश जी ने विरोध किया कि आप फैक्ट गलत बोल रहे हैं, तो जानते क्या बोला? उनको क्यों बोलने नहीं दिया गया, यह बात नहीं बताई गई, यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बोलने नहीं दिया गया। आखिर में बाबा साहब को अगले दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब सुनिए आशुतोष जी, जरा जाके सदन की कार्रवाई देखिएगा तो खड़गे जी जानते क्या बोलते हैं, अरे बाबा साहब हमारी पार्टी में नहीं थे, वो पार्टी में दूसरे में अलग थे, इसलिए आप उस बात को क्यों जोड़ते हैं? अरे वाह भैया वाह, जब उनको सम्मान करना था तब तो वो आपसे अलग थे, आप उनको हराने में लगे थे, और आज आप उनको अपनाने में लगे हैं। तो बहुत साफ साफ दिख जाता है कि इन सारे मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी ने एकदम, जिसे कहते हैं, सिरे से एक एक पुर्जा अलग करके उनको एक्सपोज कर दिया है। लेकिन एक बात का जवाब आपने सुधांशु जी नहीं दिया। मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी का डिसीजन कार सेवकों पर गोली चलाने का, उस पर क्या कहेंगे? पद्म विभूषण भी और कार सेवकों पर गोली भी। हाँ, जो आपने बात कही, बिल्कुल मुलायम सिंह जी उसके लिए बिल्कुल विलन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे पीवी नरसिम्हा राव पे बहुत सारे आरोप भी लगे, मगर पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत सारी चीजों के बारे में भारत की आर्थिक नीति के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और जहां तक है तो मुलायम सिंह जी ने तो इतना भी बोला था कि मैंने 16 बर्बाद, ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। साहब, मुलायम सिंह का चीफ मिनिस्टर बयान है कि 16 कार सेवक मारे गए थे, जबकि सैकड़ों की संख्या में मारे गए थे। मगर दोष इसका नहीं है, मुलायम सिंह की सरकार गिर गई होती, मगर कैसे बच गई? कांग्रेस के समर्थन पे बची। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, निश्चित रूप से आशुतोष जी को याद होगा, 425 की विधानसभा होती थी यूपी में, 180 सीटें जनता दल की थी, और वो 56 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की थी, हाथ उठ रहे हैं, बहुत से हाथ उठ रहे हैं। पहले आशुतोष जी, फिर विवेक साइलेंस जी आ रही हूं। आशुतोष जी, सपोर्ट देके मुलायम सिंह को बचाया। मैं कहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी आज होमवर्क करके नहीं, यार ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि सुधांशु जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आज, अरे मैं अब मुझे बोलने दीजिए। सैकड़ों कार सेवकों को गोली मारने वाले शख्स को आपने पद विपक्ष को बोलने दिया गया कि नहीं? अब इतना झूठ मत बोलिए सर। आपने भी बोला, सैकड़ों कार सेवकों को गोली मारने वाले व्यक्ति को आपने पद विभूषण दिया है। कहां है आपके हिंदुत्व को लेकर आपकी प्रेरणा? उन कार सेवकों के परिवार वालों से पूछिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि या तो सैकड़ों कार सेवक नहीं मारे गए, आपने कहा 16 मारे गए, तो ये जो द्वैत है भारतीय जनता पार्टी का कि कर्पूरी ठाकुर को आपकी सरकार ने क्या क्या नहीं गालियां दी हैं। लेकिन ये सवाल तो आशुतोष जी राहुल गांधी से भी पूछा जा सकता है। जनेऊधारी हिंदू जो बन जाते हैं, जो उठाकर घूमते हैं शंकर जी को, कर्पूरी ठाकुर को के साथ कांग्रेस ने क्या क्या किया है? अरे सुधांशु त्रिवेदी जी, और मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। अपोजिशन को बोलने दिया गया, पीएम को नहीं बोलने दिया गया, और उसमें आप वो मत करिए बार होमवर्क नहीं करके आए। अरे आप होमवर्क करके नहीं आए, सारे देश ने देखा है कि अपोजिशन को बोलने दिया गया, पीएम को नहीं बोलने दिया गया, और सरासर झूठ बोल रहे हैं यहां बैठ के। फिर मैं कह देता हूं, बोलिए, अरे मत करिए, सारे देश को पता है किसको नहीं बोलने दिया गया। फिर मैं बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं। या तो सैकड़ों कार सेवकों पे गोली नहीं चली, सरयू खून से लाल नहीं हुआ,
और ऐसे व्यक्ति को आपने पद्म विभूषण दिया। दोनों चीजें सच नहीं हो सकती है। या तो सैकड़ों करने वाला आदमी खलनायक है, अगर खलनायक है तो उसको आपने पद्म विभूषण दिया। ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, कर्पूरी ठाकुर ये जो राजनीति तो सब जगह चल रही है आशुतोष जी, आपको विपक्ष में ये राजनीति नहीं दिखती। मुलायम सिंह नायक है कि खलनायक है आपकी नजर में? मुलायम सिंह आपकी नजर में खलनायक है कि नायक है? वो गलत किया मगर सच बोला या झूठ बोला ये तो बोलो भाई। मुलायम सिंह ने सच बोला या झूठ बोला ये तो बोलो। बोलो, आपसे पूछ लेता हूं। भाग्य नहीं, होमवर्क नहीं, जो सामने वर्क है उसका जवाब दीजिए। बोलिए, मुलायम सिंह ने सच बोला या झूठ? बोलो, सच बोला या झूठ बताओ। फिर सुधांशु जी से मैं कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु फिर भाग रहे हैं, जवाब आप नहीं दे रहे आशुतोष जी। पब्लिक के भी अगर वो नायक नहीं होते तो पद्म विभूषण कैसे देती भारतीय जनता पार्टी? लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस के कांग्रेस के बारे में कहा वो सच था या झूठ? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछता हूं। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मुझे सुधांशु नहीं, मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर आगे। क्या सवाल है? मेरा सवाल यह है कि मुलायम सिंह जी ने कहा कांग्रेस सीबीआई इस्तेमाल करके डराती है, लोगों को जेल में डालती है, सच कहा था या झूठ? पिछले 10 साल से सीबीआई और ईडी को कौन दुरुपयोग कर रहा है? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है नाविका जी कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कौन कर रहा है। विवेक साइलेस जी, या तो आप हिंदी नहीं समझते या बाल बुद्धि तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन या तो आप बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं कर सक रहे। नहीं, हम लोग एक बात बताइए, हम लोग इतिहास में क्यों चले जाते हैं? हम लोग इतिहास में क्यों चले जाते हैं? मुलायम सिंह जी 500 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, 1975 में शोले की बात करूंगी तो शोले में कौन सी मौसी थी? इससे क्या भला होने वाला है? आज की डेट में शोले की बात देश कैसे बढ़ेगा, देश की क्या नीतियां होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। आप फंस चुके हैं सुहेल सेठ जी। विवेक साइलेस जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सिंपल सा सवाल। मैं जो विवेक ने अभी कहा मैं उससे थोड़ी हद तक सहमत हूं। हमें आज चर्चा ये करनी चाहिए कि अगले 5 साल संसद चलेगा और कैसे चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, सरकार और विपक्ष में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पार्टनरशिप होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, ये संसद इन दोनों पार्टीज की वजह से नहीं चलेगा और इन दोनों पार्टीज के लिए ये संसद नहीं बना। ये संसद बना है देशवासियों के लिए ताकि यहां लॉज हों, और अगर देश को इन लोगों ने, लेकिन पब्लिक के सवाल आज ले नहीं पाई हूं। राजेंद्र भिंगारे यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, 5 साल आप वॉकआउट करेंगे तो क्या 2029 में जनता आपको वॉकआउट नहीं करा देगी? सावित्री देवी का भी सवाल है। बंगाल भी भारत में है और बंगाल में जो हो रहा है क्या इंडिया गठबंधन को नहीं दिख रहा? सनातन ईसर का यूट्यूब पर सवाल है। तो फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार एक डिवाइडेड बाय कितनी थी? पूनम सुमन का यूट्यूब पर सवाल, जिन्हें संविधान में कितने पन्ने ये तक नहीं पता, उन्हें संविधान लहराने का हक कहां से मिलता है? कान्हा शर्मा का मथुरा से सवाल, और कान्हा का मथुरा से सवाल कोई कैसे छोड़ सकता है? क्या राहुल गांधी के संसद के रवैये से सभी विपक्षी नेता सहमत हैं? ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता चाहती है जनता के मुद्दों पर बहस हो। वॉकआउट, डिसरप्शन, उकसाना, निकलना और एक दूसरे को घेरने से कहां तक जनता की बात बनेगी? ये सवाल पब्लिक का है और पब्लिक रोज ये पूछ रही है। सभी राजनेताओं को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। आज बस इतना ही। तमाम अपने अतिथियों का मैं नमस्कार और धन्यवाद करती हूं और आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार।